हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। अगर आप यूजीसी नेट एस्पायरेंट हैं या फिर आने वाले टाइम में इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और हमारा टॉपिक रहेगा, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो फिर कैसे। अब मैं आप सभी से बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगी। अगर मैं कहती हूँ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो आप में से कुछ लोगों का आंसर होगा कि हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कुछ लोगों का आंसर होगा कि हम कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहेंगे कि कौन से टीचर ने हमें पढ़ाया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अकॉर्डिंग टू मी इस सवाल का जवाब होना चाहिए गाइडेंस। सही टाइम पे सही गाइडेंस। इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे कि अगर किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सही टाइम पे सही गाइडेंस दे दी जाए कि इस एग्जाम के लिए कैसे आपको पढ़ना है, तो वो इंसान कम समय में एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकता है। मेरा नेट भी क्वालिफाई है, मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाई है। राइट नाउ आई एम डूइंग पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। और अभी मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी नेट एस्पायरेंट को इतना गाइड कर सकती हूँ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ कैसे क्लियर करना है, कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और उसके बाद आप एक अच्छा रिजल्ट भी लेकर आ सकते हो। क्योंकि सिर्फ तैयारी करना, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेपरेशन जर्नी में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ नेट एंड जेआरएफ के बारे में, अगर कोई नया विद्यार्थी यहाँ पे देख रहा हो। देखिए, नेट एग्जाम आपका एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये आपको उस कंडीशन में क्लियर करना होता है जब आप आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आपका नेट क्वालिफाई होगा। और जेआरएफ आपको उस कंडीशन में क्लियर करना ज़रूरी है जब आप रिसर्च फील्ड में आगे जाने का सोच रहे हैं या फिर आप आने वाले टाइम में पीएचडी करेंगे। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो बाय द यूजीसी आपको फेलोशिप मिलेगी अच्छी खासी, अराउंड 37,000 आपको पर मंथ दिए जाएंगे। इतना सा मैंने बता दिया आपको नेट एंड जेआरएफ के बारे में। इसको कंडक्ट एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। साल में आपका 2 बार एग्जाम होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। नेशनल लेवल का एग्जाम है। अभी आपका कुछ टाइम से ऑनलाइन ही एग्जाम हो रहा है, बीच में एक बार अभी ऑफलाइन हुआ था, लेकिन अगेन आपका अभी ये सीबीटी मोड में एग्जाम करवाया जाएगा। आपको 180 मिनट मिलते हैं इस एग्जाम के लिए और 150 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम मास्टर डिग्री आपको चाहिए 55% के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और बाकी रेस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% आपको चाहिए। और सब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। लैंग्वेज आपकी दोनों रहेंगे। ये कुछ मोटी मोटी बातें हो गई नेट एंड जेआरएफ के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हमें सिलेबस देखना होगा। हमारे नेट के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 में ये 10 यूनिट्स हैं जो कि सबके लिए कॉमन है। यूजीसी नेट का एग्जाम ओनली सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में करवाया जाता है जो अराउंड 83 to 84 होते हैं। साइंस वाले सब्जेक्ट इस एग्जाम में इंक्लूड नहीं होते हैं। और यूजीसी नेट में पेपर 1 ये सारे बच्चों के लिए सेम रहता है, और पेपर 2 सबका अपना अपना इंडिविजुअल रहता है जो भी उनका मास्टर डिग्री में होता है। ठीक है, पेपर 1 में ये 10 यूनिट हैं। और अब आपका चाहे पेपर 2 कोई भी हो, लेकिन इन 10 यूनिट्स में से 1 या 2 यूनिट ऐसी जरूर होंगी जो आपके बैकग्राउंड से जुड़ी हुई हो। जैसे कि अगर किसी का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, मैंने अपना बीएससी किया है बैचलर डिग्री में, तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड डीआई ये मेरे को कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट था। और आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके लिए ये प्लस पॉइंट है, जिनको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल लेवल की आपसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछी जाती है।
सो अगर मैथमेटिक्स किसी का बैकग्राउंड है तो उसके लिए ये बहुत ही आसान बात है, उसको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अगर बीएड वगैरह आपने कर रखी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट आपका पहले से कवर होगा। आरसी ऐसा है जो बहुत बार हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा एसएच पढ़ने की नीड है नहीं। और अगर और भी कोई आपका अगर सब्जेक्ट रहा है, कम्युनिकेशन, एक लॉजिकल रीजनिंग ऐसी यूनिट है जो कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं हो। बाकी देखो सब कुछ ना कुछ ऐसा है, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए आईसीटी कोई नई यूनिट नहीं है, तो बाकी यूनिट में से किसी ना किसी के बैकग्राउंड से 1 या 2 यूनिट आपको जुड़ी हुई जरूर मिलेगी। और पेपर 2 में जो सारी 10 यूनिट हैं वो तो अपनी सबके लिए अलग होती ही है। तो यहाँ पे एक तो ये बेनिफिट मिलता है। तो आपको पहले सिलेबस देखना है आपका पेपर 1 का, पेपर 2 का। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमारी प्रिपरेशन में हमें ध्यान में रखने हैं ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते टाइम सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हमें कम समय में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट होते हैं जो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम अगर आपको दिया जाए तो आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम टाइम में वो सारी चीजें मैनेज करना वो अपने आप में एक बड़ी बात है। सो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो हर एग्जाम का होता है और बहुत ज्यादा होता है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता। अगर कम टाइम में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़नी होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी तैयारी में ये इंक्लूड होनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का यहाँ पे मतलब है कि ये तो मैंने कह दिया आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, बट कितने टाइम में, वो कम टाइम कितना होगा। तो नेट का एग्जाम ही हर 6 महीने से करवाया जाता है, तो आप 6 मंथ ड्यूरेशन मान के चलिए। 6 मंथ में आप नेट और जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। टाइम टेबल आपके पास, जब फर्स्ट डे से आप अपनी तैयारी करना शुरू करो तो आपके पास एक टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे करते करते कब 6 महीने निकल जाएंगे आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। इसलिए हर एक दिन का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। ये 6 महीने आपका ऐसे होना चाहिए जैसे आप किसी मिशन पे जा रहे हो, और एक एक दिन का टाइम टेबल आपके पास इसका होना चाहिए। एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आज के टाइम पे नेट और जेआरएफ का एग्जाम इतना इजी भी नहीं रहा है कि आप हल्के में लेके इसको निकाल दो। सो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा अगर 6 महीने में आप निकालना चाहते हो तो। सो टाइम टेबल आप अपनी अकॉर्डिंग बना लेना, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई मैटर नहीं करता, पढ़ना जरूरी है, आप कभी भी पढ़ो चाहे। कोचिंग और सेल्फ स्टडी, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको कोचिंग से तैयारी करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, आप लोग खुद समझ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक साइड है कोचिंग और एक साइड है सेल्फ स्टडी। इसमें जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है, जैसे सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ पे हम खुद है या फिर आप लोग यहाँ पे हो, और ये आपके यहाँ पे डेस्टिनेशन है, यानी कि जेआरएफ आपका यहाँ पे है। सो सेल्फ स्टडी में इतना डिफरेंस रहेगा कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, बट आपको आइडिया नहीं है कि आपको यहाँ से जाना है, आपको यहाँ से जाना है, आपको ऐसे जाना है, आपको ऐसे जाना है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। ये आपकी मैं कहूँगी कि इंटेलिजेंस, आपकी वाइजनेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसाइड करते हो। ओवरऑल आपको खुद ही डिसाइड करना है। आप यहाँ पे हो, आपकी मंजिल यहाँ पे है, लेकिन रास्ता आपको अभी तक नहीं पता है। रास्ता आप खुद डिसाइड करेंगे अगर आप इस जर्नी में जाते हैं तो। बट ऑन द अदर साइड कोचिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे हैं, ये आपकी डेस्टिनेशन है। अब ये हमारा हेडेक नहीं रहता, अब ये रास्ता बताने का काम कोचिंग वालों का रहता है। तो ये हमारा सबसे पहला हेडेक खत्म हो गया कि रास्ता क्या होगा। अब हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मंजिल कहाँ है, और हमें रास्ता भी पता है, बस अभी हमें चल के जाना है। और इस केस में आपको पहले रास्ता ढूंढना है और फिर आपको चल के तो डेफिनेटली जाना ही है। सो अभी आप लोग समझदार हैं, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कोचिंग लेनी ही लेनी है। मैंने तो ये वीडियो भी बनाया हुआ है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हैं। सो ये कोई चैलेंज करने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है,
और बहुत लोगों ने किया होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत वैसे नहीं करनी है एक्स्ट्रा कामों में कि हम खुद ही मटेरियल ढूंढ रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि मुझे बस ये बता दो कि इस एग्जाम के लिए ये पढ़ना है और ये पढ़ के मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो उस केस में ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसमें देखिए सिलेबस जो आपका होगा, कोचिंग में क्या होता है कि 3 मंथ का लगभग बैच चलता है, हर एक कोचिंग में यही होता है। जो कोचिंग आपको अच्छी लगे आप उस कोचिंग से पढ़िए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी। सो 3 मंथ का आपका सिलेबस रहता है किसी भी कोचिंग में, और नेक्स्ट 3 मंथ का क्या रहता है, रिवीजन रहता है। उस रिवीजन में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दोबारा पढ़ाए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आपसे एमसीक्यू पीवाईक्यू वो भी करवाए जाएंगे। और सेल्फ स्टडी में सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने महीनों में अपना सिलेबस कवर करते हो। क्योंकि इसमें देखो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, तो इंसान ना चाहते हुए भी अगर वो लाइव क्लासेस अटेंड करता रहता है तो एक टाइम टेबल अपने आप फॉलो होता जाता है, वो फिर सिलेबस भी टाइम पे हो जाता है, रिविजन भी टाइम पे हो जाता है। ठीक है, सिलेबस के बाद आपको रिविजन करवाया जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ और अपडेटेड मटेरियल। अब आप चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, ऑब्वियसली वो 10 साल पुराना कंटेंट तो आपको नहीं पढ़ाएगा, हर साल अपडेट होता रहेगा उनका कंटेंट और वो आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप सेल्फ स्टडी में आपको वो सारा मटेरियल खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी हेडेक मुझे लगती है कि आपको यूट्यूब पे लाखों टीचर मिल जाएंगे, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा अच्छा पढ़ाता है, कौन सा अच्छा नहीं पढ़ाता है, किसका कंटेंट अच्छा है, किसका अपडेटेड है, किसका पुराना है, कौन सा टॉपिक किससे पढ़ना है। और सच बात तो यही है कि यूट्यूब पे पूरा सिलेबस तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक्स होते हैं जो आपको यूट्यूब पे कवर नहीं करवाए जाते हैं। बट कोचिंग में ये सब माथाफोड़ी हमें नहीं करनी है, पूरा मटेरियल हमें दिया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, टाइम पे कवर करवाया जाएगा। और हमें नहीं सोचना कि कौन सा टॉपिक कब और कौन पढ़ाएगा, हमें सिर्फ पढ़ते जाना है, हमें सिर्फ इस रास्ते पे चलते जाना है, बाकी कोई भी हर्डल्स हमारी नहीं होंगी, वो कोचिंग वालों की होंगी। पीवाईक्यू एमसीक्यू सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो खुद से आपको ढूंढने पड़ेंगे, पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, ये सब आपके ही सवाल हैं, आपके ही जवाब हैं। लेकिन इस केस में लगभग हर कोचिंग वाले पीवाईक्यू कवर करवा देते हैं आपके रिवीजन के पीरियड में। ठीक है, सो ये सारे इश्यू यहाँ से तो नहीं होंगे, बट यहाँ आपको खुद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, आपको सारे सोल्यूशन हैं, बट आपको खुद से करने पड़ेंगे। लेकिन टाइम इतना नहीं है कि आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम लगा दो, क्योंकि आपको इतना सारा लंबा चौड़ा सिलेबस भी पढ़ना है। सो एटलीस्ट अगर आपको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं सीधे सीधे यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोचिंग ले लीजिए। कोई 10 से 12 हज़ार यही लगभग फीस रहती है कोचिंग की, बहुत महंगी भी नहीं रहती है। लेकिन आप टाइम सेव करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हाउ टू मेक नोट्स। अब देखिए सिर्फ 6 महीने का टाइम है और इतना सारा सिलेबस होता है, और जो भी टीचर पढ़ाता है, हम रोबोट तो है नहीं कि हर एक चीज़ हमारे दिमाग में छप जाए और हमें नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़े, या फिर वन लाइनर नोट्स भी हम बना लें तो काम चल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक हमें डेप्थ में भी लिखने पड़ते हैं। सो इतना टाइम नहीं होता 6 महीने में कि आप पूरा सिलेबस का अच्छे से इन डेप्थ नोट्स बनाते जाओ। तो एक सल्यूशन है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने किया था। मैंने क्या किया था कि पेपर 2 के जो भी नोट्स थे कोचिंग वालों ने प्रोवाइड किए थे, मैंने सबका पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लिया था। सो मुझे हाथ से नोट्स नहीं बनाने पड़े। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तो हमें याद नहीं होगा, नोट्स अगर हाथ से बनाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आई नो, आई एग्री, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लिया तो मैंने उनको टच ही नहीं किया। मैंने उसके बाद भी वन लाइनर नोट्स बनाए थे। सो आप अगर इन डेप्थ आपको उस सिलेबस का, उस टॉपिक का वो डिटेल चाहिए तो आप उसके लिए अपना टाइम बचा सकते हो, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसके बाद आप वन लाइनर नोट्स बनाइए, जो भी फैक्चुअल डेटा वगैरह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके आप नोट्स बनाइए। और उस पीडीएफ में भी तो आप एडिट कर सकते हो ना, आप अपने हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे लिख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका टाइम इससे बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और मैंने सिर्फ पेपर 2 के प्रिंट आउट निकलवाए थे, पेपर 1 के नहीं निकलवाए थे, क्योंकि पेपर 1 में 3 से 4 यूनिट ऐसी थी जो कि मेरे बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी। सेकंड पेपर मेरा मास कम्युनिकेशन था, सो कम्युनिकेशन पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ी, और
मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, ये सब भी पढ़ने की नीड नहीं थी। सो पेपर 1 के नोट्स मैंने बना लिए थे, 5-7 यूनिट के नोट्स बनाने थे। सो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने नोट्स बना लिए थे। इंपोर्टेंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, देखिए इंपोर्टेंस इस पेपर में दोनों ही पेपर की इक्वल रहती है, आपकी पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। हालांकि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बट हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 ही मिलेगा, चाहे पेपर 1 का क्वेश्चन हो चाहे पेपर 2 का क्वेश्चन हो। सो इम्पोर्टेंस इक्वल रहती है, बट आप इम्पोर्टेंस कम या ज़्यादा इस बेस पे कर सकते हैं कि आपकी पेपर 1 में कितनी यूनिट स्ट्रॉन्ग है या फिर पेपर 2 में कितनी यूनिट स्ट्रॉन्ग है। सीधी सी बात है, अगर पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 2 पे ध्यान दीजिए, पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 1 पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दोनों पेपर पे आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। सो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आप इस यूनिट को स्किप कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा, जी नहीं। आपको दोनों पेपर की 20 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। अब डिपेंड करता है कि आपको पहले से कितना आता है, सो उस हिसाब से आप इंपॉर्टेंस मेजर कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स, अब मैं एकदम पर्टिकुलर आपको मार्क्स नहीं बता रही, लेकिन एक एवरेज मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो 180 प्लस 300 में से ये आपका टारगेट होना चाहिए, और जेआरएफ आपको चाहिए तो 200 प्लस 300 में से ये आपका टारगेट होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए, और उसके अलावा बाकी कैटेगरीज के हिसाब से आप 5 नंबर 10 नंबर कम कर सकते हैं, बट इतना आप एक एवरेज टारगेट लेकर चलिए। पीवाईक्यू, यस डेफिनेटली पीवाईक्यू का इस एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डिटो रिपीट हो जाते हैं, और यस कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं और पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं। अगर आप पीवाईक्यू को भी इन डेप्थ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 50 to 60% पार्ट कवर हो जाएगा। और पीवाईक्यू का सवाल ये है कि कितने साल के पीवाईक्यू हमें करने हैं। तो देखिए, अगर पेपर 2 की बात करें तो आप 2018 से स्टार्ट कर लीजिए, अभी तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं पेपर 2 को सोल्व करिए। और पेपर 1 की बात करें तो क्योंकि पेपर 1 तो काफ़ी सारे होते हैं, सो 6 ही महीने हैं आपके पास, उसमें भी 3 महीने सिलेबस को कवर करने में निकल जाएंगे, फिर 3 ही महीने आपके पास बचेंगे। तो आप पेपर 1 2020 से स्टार्ट कर सकते हैं और 2020 से लेकर अभी तक की आपकी पेपर 1 आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पीवाईक्यू आप सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया था। आपको चारों ऑप्शन को इन डेप्थ पढ़ के जाना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब बात वही है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है और 6 ही महीने हैं आपके पास, सो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें सिलेबस में से हर एक टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए। कुछ ही टॉपिक होते हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से सारे सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो कम टाइम में अच्छे रिजल्ट की यही निशानी होती है कि आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैंने भी दे रखी है अपने चैनल पे, बाकी यूट्यूब पे आपको लाखों मिल जाएंगी, आप कहीं से भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक सबके सेम ही रहेंगे। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनको तो कवर करना ही करना है, 2 से 3 बार उनका आपका रिविजन भी होना चाहिए। रोल ऑफ फैक्चुअल डेटा, देखिए 2020-21 से पहले ना यूजीसी नेट के पेपर थोड़े से थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते थे, लेकिन अभी जितना मैंने एनालिसिस किया है यूजीसी नेट के पेपर में बहुत फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी इतना रिसर्च या फिर इतना अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए, वो भी सोचता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो उनके क्वेश्चन बना दिए जाएं। सो फैक्चुअल डेटा आपको बहुत अच्छे से रट के जाना है, रट ही लेना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से सेकंड पेपर की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें देखने को मिलता है कि 70 to 80 क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा से पूछे जा रहे हैं। जो सीधे सीधे क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट आपकी थ्योरी काम ही नहीं आ रही। हालांकि थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने तभी आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, लेकिन जितने भी फैक्चुअल डेटा होते हैं, जैसे बुक हो गई, ऑथर हो गई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, ईयर हो गया, ये सारी चीजें आपको अलग से आपको नोट्स बनाने हैं, फैक्चुअल डेटा के अलग से बनाने हैं सारे, और उनको फिर बार बार उनको रिवाइज करना है, क्योंकि इनका रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है इस एग्ज़ाम में। बाकी आपका पेपर
टू जो भी हो उसके पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट आप देख लीजिए। सबका मैं नहीं बता सकती इंडिविजुअली, 2-3 पेपर का तो मुझे पता है। सो अपने पेपर का प्रीवियस एनालिसिस करिए कि उसमें फैक्चुअल डेटा पूछा जा रहा है या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। स्टडी आवर की बात करें तो कुछ लोग यहाँ पे जॉब वाले होंगे, कुछ लोग ओनली स्टूडेंट होंगे जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको 6 महीने में आपको रिजल्ट चाहिए तो मैं यही बोलूँगी कि एटलीस्ट 8 आवर आपको अपनी स्टडी को देने होंगे पर डे। वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, आप दिन में मैनेज करते हैं, रात में, जैसे भी करें, लेकिन 8 घंटे से कम पढ़ाई तो इनसफिशियंट होगी इसके लिए। सो 8 घंटे तो एटलीस्ट आपको मिनिमम पढ़ के जाना है। इससे ज़्यादा ही अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए। उसके बाद स्टडी मटेरियल। अब अगर आप ने कोई पेड कोर्स लिया है, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की, इसका लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कंटेंट ही ऐसा होता है जो ज़्यादा हेडेक देता है। मेरे लिए तो कंटेंट बनाना मतलब बहुत आफत की बात है। सो कंटेंट अगर मुझे कोई दे दे तो मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है। सो स्टडी मटेरियल का पेड कोर्स वालों को तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि आप पेड कोर्स लेने के बाद भी 10 बुक में सर मार रहे हैं, ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली। इससे ठीक है आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद बुक्स भी पढ़ रहे हैं। यस, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम मिलेगा आपको इस 3 और 6 महीने के ड्यूरेशन में। सो ट्रस्ट करिए, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो सारा सिलेबस कवर करवाते हैं और हर कोचिंग वाले इसी तरीके से पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। तो अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब कोचिंग ली थी 2021 में, तब मैंने अनअकैडमी से ली थी और मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ उतना मटेरियल पढ़ा था जितना हमारे टीचर ने पढ़ाया था और मेरा जेआरएफ आराम से क्वालिफाई हो गया था। सो अगर टाइम मैनेज हो सके तो आप बुक पढ़िए, अदरवाइज बुक के चक्कर में मत पढ़ना। जितना आपको टीचर पढ़ाए उतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर रिवीजन आप कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। और स्टडी मटेरियल उनके लिए जो फ्री सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही सोर्स है, 2 सोर्स है। या तो बुक, आप बुक से पढ़िए, या फिर आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अब आपको वो मेहनत खुद करनी पड़ेगी अगर आप रेडी हैं तो, कि कौन से टीचर से, कहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो आपको आपके एग्जाम में ध्यान में रखनी है। और यस, प्रैक्टिस आपको करके ही जानी है, सिलेबस आपको कवर करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑनलाइन अगर एग्जाम हो तो प्रैक्टिस हमेशा ऑनलाइन ही करना, मतलब कंप्यूटर से करना, फोन से नहीं करना। और ऑफलाइन एग्जाम हो तो हमेशा पेन पेपर से अपनी प्रैक्टिस करना। ठीक है। सो उसके बाद यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको अपने प्रेपरेशन में ध्यान में रखनी है। और बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो कि सच में आपको हेल्प करेंगी आपकी जर्नी में। सो ये 5 स्टेप हैं जिनके थ्रू आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। सिलेबस कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आप नोट्स बनाइए, डिटेल नोट्स अलग होने चाहिए आपके पास, शॉर्ट नोट्स अलग होने चाहिए, उसमें भी फैक्चुअल डेटा वगैरह आपके पास अलग होना चाहिए। जितना आप नोट्स अच्छे से बनाओगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नोट्स मतलब डिटेल तो आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स, ये सब आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। एक ही जगह पे एक टॉपिक का असेंबल आपको करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक का एक पन्ने पे यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग पेज पे लिखा है, कुछ अलग पेज पे लिखा है। आपको सब कुछ एक टॉपिक के रिगार्डिंग एक ही जगह पे असेंबल करना है। उसके बाद आप रिवीजन करिए, पीवाईक्यू करिए और टेस्ट प्रैक्टिस करिए। यही 5 सिंपल से स्टेप हैं जो कि आपको सक्सेस दिलाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके आपको आपकी जर्नी में हेल्प करूं, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को काम में आए। इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो यूजीसी नेट के एग्जाम के प्रेपरेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना जो भी डाउट है। मेरा टेलीग्राम चैनल JRF वाइब्स नाम से है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। बाय।